होंग्यान ने वे दो तस्वीरें लीं जो लेडी लेई ने बहुत पहले तैयार की थीं, एक लिन शेन की और एक शेन किंगक्सू की। यू होंग्यान को लिन शेन की तस्वीर की जांच करते देख लेडी लेई को अभी भी कुछ असहज महसूस हुआ। यू परिवार विवाह बंधन की कला में निपुण है और वे लोगों को पहचानने में भी माहिर हैं। अगर यू होंग्यान डेंगा दुओ के बारे में खबरों की सावधानीपूर्वक जांच करे तो उसे कुछ अंतर नजर आ सकते हैं। सौभाग्य से लेडी लेई ने पहले से ही अपने कारण तैयार कर रखे थे ताकि यदि यू होंग्यान को मतभेदों का पता चल जाए तो वे सोच सकें कि वे आसानी से अपनी बात कह सकेंगी, हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। जाहिर है यू होंग्यान ने पहले ध्यान नहीं दिया था। थोड़ी देर देखने के बाद उसने कोई सवाल नहीं उठाया, जिससे लेडी लेई को थोड़ी राहत मिली। यू होंग्यान ने लिन शेन की तस्वीर नीचे रख दी और शेन किंगक्सू की तस्वीर को पकड़ते हुए कहा, पहले मुझे ये देखने दो कि क्या उस पर पहले से ही कोई पूर्व निर्धारित लाल धागा है। बोलने के बाद लेडी लेई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना यू होंग्यान ने अचानक अपनी उंगली फोटो की ओर उठाई और उसकी उंगली से लाल रोशनी की एक लकीर फोटो में प्रवेश कर गई। टकराना। फोटो में शेन किंगक्सू एक हो जैसे कि वह कोई भूत हो, यू होंग्यान द्वारा फोटो से बाहर प्रक्षेपित किया गया था, जो एक पारदर्शी आत्मा की तरह हवा में मंडरा रहा था। यू होंग्यान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वह हवा में भूत जैसी दिखने वाली शेन किंगक्सू को देख रही थी। शेन किंगक्सू के टखने पर एक लाल धागा बंधा हुआ था, जो ये साबित कर रहा था कि उसका पहले से ही किसी के साथ वैवाहिक संबंध था। उसके पहले से ही वैवाहिक संबंध हैं। यू होंग्यान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ शेन किंगक्सू की भूत जैसी रोशनी और छाया को तितर-बितर कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि कोई वैवाहिक संबंध न होते तो यू होंग्यान अपने परिवार के नियमों का पालन करती और विवाह का लाल धागा अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं थोपती। यू परिवार जिसे लाल धागा खींचना कहता है, वह बिना खींचे केवल जोड़ना है। यदि कोई है तो यू परिवार आसानी से जोड़ देगा, यदि नहीं तो वे बिल्कुल भी जबरदस्ती लाल धागा नहीं बांधेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी अपनी साधना में बाधा आएगी और केवल पारिवारिक नियमों के कारण ही नहीं। शेन किंगक्सू के लाल धागे की जांच करने के बाद यू होंग्यान ने अपनी तस्वीर नीचे रख दी और लिन शेन की तस्वीर उठा ली तथा उस पर उंगली रखकर पूरी प्रक्रिया दोहराई। लिन शेन की पारदर्शी भूत जैसी छाया भी दिखाई दे रही थी, जो यू होंग्यान के सामने मंडरा रही थी। लेडी लेई ने कुछ भी जोर से नहीं कहा, लेकिन वह कुछ हद तक घबरा गई थी। यू होंग्यान के साथ अपनी पिछली बातचीत में उसने वैवाहिक बंधन बांधने के मामलों के बारे में सुना था। वह जानती थी कि यदि लिन शेन के पास लाल धागा नहीं होगा तो यू होंग्यान उसके लिए लाल धागा नहीं बांध सकेगा। हालांकि लेडी लेई की अपनी गणना के अनुसार लिन शेन जितना बूढ़ा है उसका कोई वैवाहिक संबंध कैसे नहीं हो सकता है। भले ही यह शेन किंगक्सू के साथ वैवाहिक संबंध न हो, कम से कम किसी और के साथ संबंध तो होना ही चाहिए। जब तक कोई एक है, चाहे वह किसी के साथ भी हो, सब कुछ प्रबंधित किया जा सकता है। यू परिवार का प्रथम श्रेणी का आकाश भयावह है क्योंकि वह बदल सकता है और आसानी से धागे खींच सकता है। चिंता तब होती है जब संबंधों के लाल धागे न हो, लेकिन जब तक है, चाहे किसी के साथ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडी लेई ने भी इस पर विचार किया था। यदि उन्हें तियान और शेन किंगक्सू के बीच वैवाहिक बंधन को बढ़ावा देना था तो तार्किक रूप से तियान का भी शेन किंगक्सू के साथ वैवाहिक संबंध होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक वैवाहिक बंधन होने का यह अर्थ नहीं है कि वे अंततः एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि लाल धागे कई प्रकार के होते हैं। दुर्भाग्य से लेडी लेई की साधना विवाह के नियम में नहीं है, इसलिए भले ही लिन शेन का प्रक्षेपण उसके सामने खड़ा हो, वह ये नहीं देख सकती थी कि उसके ऊपर विवाह का लाल धागा है या नहीं। यू होंग्यान की आंखें एक असाधारण चमक के साथ चमकती हुई लिन शेन के टखने का निरीक्षण कर रही थीं, ये देखने की कोशिश कर रही थीं कि क्या वहां शादी का लाल धागा है, और यदि हाँ तो वे कितने और किस रंग के थे। शेन किंगक्सू के टखने पर केवल एक लाल धागा है और वह भी चमकीला लाल, जो दर्शाता है कि शेन किंगक्सू एक समर्पित और वफादार लड़की है। यदि तियान के शरीर पर कई लाल धागे हैं या लाल धागे का रंग चमकीला नहीं है तो यू होंग्यान को इस बारे में 2 बार सोचना होगा कि उन्हें इस लाल धागे से जोड़ा जाए या नहीं। बेशक बदमाशों को लाल धागे से बांधना चाहिए और फिर बाकी सभी धागे काट देने चाहिए। शेन किंगक्सू और तियान जैसे मामलों में वे पति पत्नी बनने के लिए बाध्य हैं, उन्हें जबरन जोड़ना वास्तव में एक अच्छी बात है। चूंकि डैंग परिवार तैयार है, इसलिए यू होंग्यान को स्वाभाविक रूप से तियान के शरीर पर सभी विविध धागे काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यू होंग्यान ने ऐसा ही सोचा। शायद ये तियान भी एक पवित्र और समर्पित व्यक्ति है। अगर ऐसा है तो उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सोचते हुए यू होंग्यान की नज़र छाया में लिन शेन के टखनों की ओर गई और एक नज़र में यू होंग्यान दंग रह गई। यू होंग्यान ने सोचा था कि सबसे खराब स्थिति यह होगी कि लिन शेन के टखनों पर कई लाल धागे होंगे, लेकिन देखने के बाद वह एक भी नहीं देख सकी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित बैरन ट्रंप का सच सामने आ गया है और हर कोई इसे जानता है। हैकमैन और उनकी पत्नी का घर आपका पेट खराब कर देगा।
यू होंग्यान को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपनी आंखें रगड़ी, दोनों टखनों की परछाइयों को कई बार ध्यान से जांचा, लेकिन नतीजा वही था, किसी भी विवाह के लाल धागे से पूरी तरह रहित। ये तो अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? यू होंग्यान ने संदेह से सोचा कि क्या हो रहा है। ये देखते हुए कि तियान और शेन किंगक्सू की पहले से ही शादी हो चुकी है, भले ही वे एक दूसरे के दिल में न हो, फिर भी उनके शरीर पर शादी के लाल धागे होने चाहिए, अधिक से अधिक रंग हल्का लाल या कुछ और हो सकता है। लेकिन अब लिन शेन के टखनों पर एक भी लाल धागा नहीं है, जो स्पष्ट रूप से बहुत असामान्य है। यू होंग्यान ने अपना सिर उठाया और लेडी लेई से कुछ कहने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी नज़र लिन शेन के शरीर पर पड़ी और वह फिर से दंग रह गई। यू होंग्यान, जिन्होंने कई वर्षों तक विवाह के कानून की खेती की है और छोटी उम्र से ही अनगिनत लोगों को पढ़ा है, उन्होंने केवल टखनों पर विवाह के लाल धागे देखे हैं। आज पहली बार उसने किसी के हाथ पर विवाह का लाल धागा देखा था। उसने केवल स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त लोगों के बारे में सुना था, जिनकी कलाई पर विवाह का लाल धागा दिखाई देता है, लेकिन ये केवल किंवदंती थी और उसने इसे कभी नहीं देखा था। समस्या यह है कि उसके सामने खड़े व्यक्ति के हाथों में वास्तव में विवाह के लाल धागे हैं, न कि कलाई पर, जैसा कि ईश्वर ने उसे बांधा है। दरअसल उसने देखा कि लिन शेन अपने हाथ में लाल धागे पकड़े हुए था, न कि कलाई पर बंधे धागे। संदेह से भरी यू होंग्यान ने फिर से ध्यान से देखा और यह जानकर चौंक गई कि लिन शेन के हाथ में न केवल लाल धागे थे, बल्कि एक से अधिक धागे भी थे। उसने पहले इतने सारे धागों पर ध्यान नहीं दिया था। इसका कारण ये था कि उनमें से एक लाल धागा चमक रहा था, वह चमकीला 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 लाल धागा जो बाकी सभी प्रकाश को ढक रहा था। अब ध्यान से देखने पर यू होंग्यान ने उस चमकदार लाल धागे के नीचे कई रंगीन लाल धागे देखे। यू होंग्यान कुछ हैरान थी, यह कोई साधारण बदमाश नहीं था। दूसरों के पास तो अधिक से अधिक 2 या 3 लाल धागे होते, लेकिन इस आदमी के हाथ में विभिन्न रंगों के धागे थे, जिसे देखकर चक्कर आ रहा था। चमकीला लाल, आड़ू लाल, गुलाबी, नारंगी लाल, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यू होंग्यान ने वास्तव में लिन शेन के हाथ में एक नीला धागा देखा। इस खोज से यू होंग्यान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। नीला विवाह सूत्र, उसने इसे पहले भी देखा था। इस तरह का धागा केवल तभी दिखाई देता है जब पुरुषों के बीच कुछ विशेष वैवाहिक बंधन होता है। ये संभवतः तब दिखाई दे सकता है। ये किस तरह का बदमाश है? सिर्फ एक व्यभिचारी आदमी ही नहीं, बल्कि इसे पुरुष भी पसंद हैं। यू होंग्यान को लगा कि अगर वह लिन शेन के लाल धागे को शेन किंगक्सू के साथ जोड़ देगी तो ये शेन किंगक्सू को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे कचरे के साथ वह ऐसी बेदाग लड़की के लायक कैसे हो सकता है? होंग्यान ने ध्यान से गिनती की। अत्यंत सुंदर लाल धागे के अलावा लिन शेन के हाथ में विभिन्न रंगों के लगभग 15 से 20 विवाह धागे भी थे। उनमें से कुछ तो मंद गुलाबी और आड़ू लाल रंग के साधारण शेड्स के थे। यू होंग्यान को यह देखकर हैरानी हुई कि तियान का लाल धागा बहुत चमकीला था। इसके अलावा वहां 8 बैंगनी लाल विवाह धागे थे, जो बहुत ही चमकीले और भयावह रूप से आकर्षक थे। उनकी चमक बहुत ज्यादा थी, आम लोगों के लाल विवाह धागे इनसे चमक में तुलना नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो यू होंग्यान ने पहले कभी नहीं देखा था। यदि ध्यान से देखा जाए तो वह नीला धागा वास्तव में बैंगनी रंग से भी युक्त था, जो अत्यधिक चमक प्रदर्शित कर रहा था। इस बदमाश के विवाह के धागे इतने विचित्र कैसे हो सकते हैं? लाल रंग का धागा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से चमकीला है, 9 धागे इतने तीव्र रूप से क्यों चमक रहे हैं? यू होंग्यान ने कभी इतने चमकीले विवाह के धागे नहीं देखे थे, नीले रंग का तो बिल्कुल नहीं। उस लाल धागे सहित लिन शेन ने कुल 10 विवाह धागे पकड़े हुए थे, जो असाधारण रूप से चमक रहे थे। जब यू होंग्यान ने सोचा कि यह सब क्या है, तो उसकी नज़र अचानक तेज हो गई। उन 8 बैंगनी लाल विवाह धागों में से एक विशेष रूप से लंबा लग रहा था, जो उसकी ओर बढ़ रहा था, अन्य धागों के विपरीत जो शून्य में गायब हो गए थे। यू होंग्यान को एक अशुभ संकेत का आभास हुआ और उसने जल्दी से अपनी आंखों से धागे का पीछा किया। तभी उसने देखा कि विवाह का धागा उसकी ओर बढ़ रहा है। नहीं, यह नहीं हो सकता, निश्चित रूप से नहीं। यू होंग्यान का चेहरा असहज होता जा रहा था, क्योंकि जिस शादी के धागे पर वह नजर गड़ाए हुए थी वह करीब आ रहा था। अंततः यू होंग्यान वहीं खड़ी रही, सिर झुकाए, और उसके शरीर में हल्की कंपन थी। वह जो कुछ भी देख रही थी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, नहीं वह ये विश्वास कर पा रही थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लिन शेन के हाथ में वह बैंगनी लाल धागा उसकी ओर बढ़ता रहा, लेकिन वह न तो उसके टखने से बंधा था और न ही उसकी कलाई पर लपेटा हुआ था। यू होंग्यान ये स्वीकार नहीं कर सकी कि बैंगनी लाल धागा वास्तव में उसके गले में बंधा हुआ था। बेवकूफ़, यू होंग्यान का दिल लगभग पागल हो गया था। गले में विवाह सूत्र बांधने का क्या मतलब है? उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, और यहाँ तक कि उसके परिवार द्वारा बताए गए दिव्य कौशल में भी इस परिदृश्य के महत्व का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन यू होंग्यान के लिए लिन शेन ने विवाह के धागे का एक छोर पकड़ रखा था, जबकि दूसरा छोर उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था। यह विवाह का धागा नहीं था, इसे पट्टा कहा जाना चाहिए।
तुम्हें क्या हुआ? लेडी लेई ने देखा कि यू होंग्यान के हाव भाव में कुछ गड़बड़ थी। आमतौर पर खुशमिजाज लड़की ने पहले कभी ऐसी भावनाएं नहीं दिखाई थीं। हालांकि लेडी लेई यू होंग्यान का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके वर्तमान व्यवहार से कोई भी उसके अंदर से एक जानलेवा आभा को महसूस कर सकता था, जो लगभग नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थी। नहीं, यह कुछ भी नहीं है। यू होंग्यान ने अपना सिर उठाया, एक मुस्कान प्रकट की, लेकिन उस मुस्कान ने लेडी लेई की त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही यू होंग्यान ने बात की, उसने लेडी लेई को अनदेखा किया, 2 उंगलियां फैलाईं और रहस्यमयी कानून शक्ति उमड़ पड़ी। फिर जैसे कैंची से उसने शून्य को भयंकर रूप से काट दिया। तुम क्या कर रही हो? लेडी लेई ने उत्सुकता से यू होंग्यान को देखा, ये सोचकर कि क्या वह लिन शेन से शादी का धागा काट रही है। सिस्टर लेई, कृपया एक क्षण यहीं रुकिए। ये कहकर यू होंग्यान उठ खड़ी हुई और लेडी लेई को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना चली गई। पीछे मुड़कर देखा तो यू होंग्यान का चेहरा इतना उदास लग रहा था मानो उसमें से काला पानी टपकने वाला हो। उसने अभी अभी विवाह कानून की शक्ति का प्रयोग करके अपने गले में बंधे लाल धागे को काटने का प्रयास किया था, परंतु असफल रही। वहां से जाने के बाद यू होंग्यान सीधे अपने मार्शल अभ्यास के स्थान पर चली गई। उसके शरीर के भीतर से एक अद्वितीय भयानक ऊर्जा फूट पड़ी और एक दिव्य प्राणी जैसी आकृति उसके ऊपर प्रकट हुई, जिसने उसके शरीर को ढंक लिया, जबकि एक तेजस्वी लाल चमक उभरी। अभ्यास कक्ष तुरंत ही टिमटिमाती हुई अलौकिक रोशनी से भर गया, क्योंकि अजीब शक्तियां लगातार विस्फोट कर रही थीं तथा विभिन्न रोशनियां और छायाएं एक के बाद एक चमक रही थीं। काफी देर बाद यू होंग्यान सांस फूलने के कारण जमीन पर गिर पड़ा। आखिर क्या हो रहा है? यू होंग्यान अपनी गर्दन के चारों ओर लाल धागे को काटने में असमर्थ थी, समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे संभव है। एक उच्च दिव्य प्राणी के रूप में अपनी स्थिति और विवाह कानून पर अपने नियंत्रण के साथ, उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक लाल धागा होगा जिसे वह काट नहीं सकती। फिर भी ऐसी बात घटित हुई थी, और वह भी उसके साथ ही घटित हुई थी। यू होंग्यान को पता था कि लाल धागा काटा नहीं जा सकता। अगर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो समस्या पैदा करने वाले व्यक्ति से निपटना होगा। जब यू होंग्यान अभ्यास कक्ष से निकलकर लिविंग रूम में वापस आई, तो उसके चेहरे पर पहले से ही मुस्कान थी। क्या तुम ठीक हो? लेडी लेई ने यू होंग्यान के चेहरे पर मुस्कान देखकर, ये सोचकर कि सब कुछ ठीक होगा, चुपके से राहत की सांस ली। बहन, मेरे साथ क्या गलत हो सकता है? मैं पहले थोड़ा हैरान था। डेंग परिवार का ये त्यान निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यू होंग्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसमें ऐसा क्या असाधारण है? लेडी लेई को लगा कि यू होंग्यान ने कुछ खोज लिया है और वह कुछ चिंतित महसूस कर रही थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अपना संयम बनाए रखा। अगर हम असाधारण होने की बात कर रहे हैं, तो यह उसके भाई हैं, वह नहीं। वह कुछ हद तक कमतर है। यू होंग्यान ने लेडी लेई को देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस आदमी के पास सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लाल धागे हैं। उसका दिल बहुत चंचल है। मुझे लगा कि कुछ गंभीर मामला है। युवा लोग, खैर, किसके पास बोने के लिए कुछ जंगली जई नहीं हैं। जब मैं छोटी थी, तो मुझे भी कुछ सुंदर लड़के पसंद थे, लेडी लेई ने हंसते हुए कहा। क्या आपने उन्हें काटने में उनकी मदद नहीं की? एक बार जब वे शादी कर लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इतनी सारी समस्याएं नहीं होंगी। हमारी मदद करने के लिए हम वास्तव में आपके आभारी हैं। अन्यथा, अगर गठबंधन के महत्वपूर्ण क्षण में कुछ गलत हुआ, तो ये डेंग और शेन दोनों परिवारों के लिए बुरा होगा। समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। यू होंग्यान ने अपनी स्थिति बताने का अवसर लिया। उसे लिन शेन से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। अगर उसके गले में बंधे लाल धागे का समाधान नहीं हो पाया, तो दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से बात करना एक विकल्प हो सकता है। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था, केवल इसलिए कि लेडी लेई लिन शेन को उसके पास ले आए, या फिर उसके लिए लिन शेन से मिलना और ये देखना कि क्या समस्या हल हो सकती है। यही बात थी। दुर्भाग्य से लेडी लेई ने स्वयं लिन शेन को देखा भी नहीं था। यू होंग्यान को उससे मिलने लाने की तो बात ही छोड़िए। बहन, ये छोटी मोटी बातें हैं। अभी गठबंधन के इस महत्वपूर्ण क्षण में वह संभवतः एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकता, है न? लेडी लेई कहना चाहती थी कि उसके लिए बस धागे को फिर से जोड़ना पर्याप्त होगा और बाकी के बारे में चिंता न करें, लेकिन इससे पहले कि शब्द उसके मुंह से निकल पाते, यू होंग्यान ने उसे बीच में रोक दिया। मैं आपके साथ जा सकती हूँ। अगर हम इस समस्या को हल नहीं करते हैं, तो डेंग और शेन परिवारों के बीच गठबंधन शायद ही जारी रह सके, यू होंग्यान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। बहन, आपकी हैसियत के हिसाब से अब जा रही हूँ। अगर लोगों को पता चल गया, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। हम ईमानदार हैं, लेकिन शायद शेन परिवार ज्यादा ही सोच रहा होगा। लेडी लेई अंदर से उलझन में थी और उसे मना करने का बहाना ढूंढना पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी।
लिन शेन ने एक बार फिर महान शून्य पृथक द्वीप में प्रवेश किया और उसने फिर से उग्र दुष्ट देवी को देखा, जिसने लिन शेन को परमानंद से भर दिया। यदि उग्र दुष्ट देवी लगातार प्रकट होती रहे तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वह उससे लगातार लाभ उठा सकता है? पहले की तरह ही उसे मार डालने की योजना बनाते समय उसके मन में एक दूसरा विचार आया, उसे जीवित रहते हुए उसे मार डालना कुछ ज्यादा ही क्रूर लगा। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए लिन शेन ने अपनी स्नाइपर राइफल निकाली, अपनी सुपर बेस दिव्य शॉट प्रतिभा को सक्रिय किया और उसके सिर पर गोली चला दी। एक जोरदार धमाके के साथ वह सिर, जो मूल रूप से सॉलिडिफिकेशन लॉस के साथ मजबूत किया गया था, जिसे स्क्रैप तलवार से थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने में लिन शेन को काफी समय लग जाता, अब एक ही गोली से उड़ गया। सुपर बेस दिव्य शॉट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लिन शेन ने आंतरिक रूप से खुशी जताई। सुपर बेस दिव्य शॉट के साथ संयुक्त स्नाइपर राइफल इतनी प्रभावी थी कि अमर भी अविश्वास में अपना सिर हिला देंगे। उग्र दुष्ट देवी को गोली मारने के बाद अमर मुकुट उसके शरीर से अलग हो गया और ठोसीकरण कानूनों से प्राप्त सुदृढ़ीकरण गायब हो गया, जिससे उसका विच्छेदन करना बहुत आसान हो गया। लिन शेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उग्र दुष्ट देवी के शरीर के अंदर हमेशा एक ऐसा स्रोत मौजूद था जो दिव्य कलाकृतियों में परिवर्तित हो सकता था और इसमें कभी कोई अपवाद नहीं था। पहली बार यह अमर शील्ड था, पिछली बार अमर हेलमेट था और इस बार यह अमर कवच था। उसके शरीर के चारों ओर लिपटा ग्रे रंग का आधा शरीर कवच अमर हेलमेट से मेल खाता था और काफी अच्छा था। 3 अमर दिव्य कलाकृतियों के साथ अमर संरक्षक को सक्रिय करते समय उग्रदुष्ट देवी की छवि और भी स्पष्ट हो गई और उसकी रक्षा को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में कितने टुकड़े हैं। लिन शेन वास्तव में इसके लिए उत्सुक था, अमर दिव्य कलाकृतियों के एक पूरे सेट के मालिक होने के प्रभावों के बारे में उत्सुक था। कुछ और करने को न होने पर लिन शेन ने अपना पूरा दिन ग्रेट वॉर्ल्ड ट्रेडिंग मार्केट की वस्तुओं का अध्ययन करने में बिताया, जिससे सेलेस्टियल कोड को समझना आसान हो गया। छोटी जेड हर दिन इनहेरिटेंस कल्टीवेशन मेथड्स की प्रतिलिपियां बनाती थी और हर दिन एक प्रति बेचती थी। लिन शेन की जानकारी के बिना प्राचीन क्षेत्र में लगभग हर किसी के पास अब लिन शेन का अद्वितीय दिव्य कौशल, एक परिचय की एक प्रति थी जिसे उन्होंने लिखा था। क्योंकि इसकी कीमत केवल एक कॉमर्स स्टार कॉइन थी और यह प्रतिदिन उपलब्ध थी, इसलिए इस पुस्तिका को समझदार लोगों ने शीघ्रता से एकत्रित कर लिया तथा फिर इसकी प्रतिलिपि बनाकर इसे पुनः बेच दिया। जल्द ही यह सर्वव्यापी हो गया, लगभग हर किसी के हाथ में पीयरलेस डिवाइन स्किल एन इंट्रोडक्शन की एक प्रति थी। हर कोई देखना चाहता था कि लिन शेन ने वास्तव में क्या लिखा है। यही वजह है कि पायरेटेड संस्करण भी उतने ही अच्छे बिकते हैं। यद्यपि ये केवल एक परिचयात्मक पाठ था और निश्चित रूप से DS बड़ी द्वारा खरीदे गए पूर्ण संस्करण के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। कुछ अध्ययन के बाद कई लोग ये जानकर आश्चर्यचकित हुए कि अद्वितीय दिव्य कौशल का परिचय उस अनोखी साधना तकनीक से आश्चर्यजनक समानता रखता है जो एक बार ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश के साथ प्रकट हुई थी। यहाँ तक कि दोनों के अंश भी समान थे तथा उनमें कोई अंतर नहीं था। बस इतना था कि परिचयात्मक भाग अधिक पूर्ण था और कुछ क्षेत्र थोड़े अलग थे, जिनमें साधना पद्धतियों और कुछ दृश्यांकन तकनीकों पर अतिरिक्त व्याख्या भी शामिल थी। इससे कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या परिचय पुस्तिका असली थी या नकली, और क्या इसे उसी व्यक्ति ने लिखा था जिसने लिन शेन का अद्वितीय दिव्य कौशल लिखा था। आखिरकार हस्तलेखन की नकल करना आसान है और हमेशा 100% सत्यापन योग्य नहीं हो सकता। इसके अलावा बाद में प्रकाशित परिचयात्मक पुस्तिकाओं की लिखावट में भी कुछ विसंगतियां थीं। क्या ये हो सकता है कि लिन शेन ने वास्तव में ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश से परिवर्तित साधना तकनीक का अभ्यास किया और इस प्रकार अद्वितीय दिव्य कौशल में महारत हासिल की? क्या ये चीज़ वाकई इतनी अद्भुत है? क्या ये कोई घोटाला हो सकता है? मुझे लगता है कि यह बहुत मजबूत होने की संभावना है। आखिरकार वह साधना तकनीक ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश से रूपांतरित होती है। दुनिया में कितनी तकनीकें संभवतः ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश से जुड़ी हो सकती हैं? क्या किसी ने इस तकनीक पर अपने विचार साझा किए हैं जिसने इसका अभ्यास करना शुरू किया है? क्या ये प्रभावी है या नहीं? लोग शुरुआती अध्याय के बारे में संशय में थे, लेकिन प्रमुख परिवारों ने पहले से ही ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था जिन्होंने पहले कभी इसका अभ्यास नहीं किया था, ताकि वे अद्वितीय दिव्य कौशल के शुरुआती अध्याय की प्रयोगात्मक साधना शुरू कर सकें। इस परीक्षण के बाद साधना की गति अप्रत्याशित रूप से अच्छी पाई गई, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से तीव्र प्रगति थी, यहाँ तक कि शीर्ष विकास कौशल से भी अधिक। इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि अद्वितीय दिव्य कौशल का शुरुआती अध्याय विभिन्न कानूनों और प्रतिभाओं के अनुरूप हो सकता है और यहाँ तक कि इसे किसी के मूल विकास कौशल के साथ भी मिलाया जा सकता है। न केवल वे लोग जिन्होंने अभी अभी अभ्यास करना शुरू किया था उन्हें अच्छे प्रभाव का अनुभव हुआ, बल्कि वे लोग भी जिन्होंने पहले से ही अन्य विकास कौशल में प्रगति की थी, उन्होंने पीयरलेस डिवाइन स्किल के शुरुआती अध्याय का अभ्यास करने के बाद स्पष्ट सुधार देखा। उन्होंने उन क्षेत्रों को भी तोड़ दिया जिन्हें पहले तोड़ना हमेशा असंभव था, जिससे उनके मूल विकास कौशल और भी मजबूत हो गए।
उन्हें शायद ही पता था कि शुरुआती अध्याय विरासत साधना विधियों और सेलेस्टियल कोर्ट की भूत देवता विजुअलाइजेशन तकनीक का एक संयोजन है जिसे लिन शेन ने लिखा था। इसका कारण यह है कि उन्हें लगा कि अभ्यास करने के बाद उनकी साधना की गति आसमान छू गई, न केवल विरासत विधियों की प्रभावशीलता के कारण, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले कभी भूत देवता दृश्य तकनीक का सामना नहीं किया था। अब भूत देवता की कल्पना करना शुरू करते हुए वे अनिवार्य रूप से कानून और भूत देवता गुटों की दोहरी साधना कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से प्रगति असाधारण रूप से तेज है। विरासत साधना पद्धति ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि साधारण योग्यता वाले किसी व्यक्ति के लिए कानून और भूत देव गुटों दोनों को एक साथ साधना करना आमतौर पर असंभव है। उत्तराधिकार विधियों ने इस समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया, जिससे अधिकांश लोगों को अद्वितीय दिव्य कौशल के शुरुआती अध्याय का अभ्यास करने की अनुमति मिल गई, जिससे वे कानून और भूत भगवान की दोहरी खेती सहजता से कर सके। बेशक वे जिन भूत देवताओं की कल्पना करते हैं वे केवल शुरुआती स्तर पर हैं, सच्चे कानून भूत देवताओं की कल्पना करने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। हालांकि अब जो नींव रखी गई है उसका मतलब है कि अगर वे भविष्य में भूत देवता तकनीक का अभ्यास करने के लिए दिव्य न्यायालय में प्रवेश करते हैं तो वे संघर्ष करने के बजाय आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब अनेक लोगों ने अद्वितीय दिव्य कौशल के प्रारंभिक अध्याय के अद्भुत उपयोग की खोज की तो ये शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड में सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय हो गया। सबसे पहले व्यक्तिगत साधकों और छोटे परिवारों के बीच अद्वितीय दिव्य कौशल के प्रारंभिक अध्याय का अभ्यास किया गया। बड़े परिवार शुरू में अपने खिलाफ साजिश किए जाने से डरते थे और अपने कुलों के लोगों को बड़े पैमाने पर अद्वितीय दिव्य कौशल के शुरुआती अध्याय का अभ्यास करने की अनुमति नहीं देते थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि छोटे परिवारों के लोग, जिनकी प्रतिभा औसत दर्जे की है, अचानक शुरुआती अध्याय का अभ्यास करने के बाद ताकत में छलांग और सीमा तक बढ़ गए हैं, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और धीरे धीरे प्रतिबंध हटा दिए। वास्तव में प्रतिबंध हटाए बिना भी बड़े परिवारों के कई सदस्य पहले से ही गुप्त रूप से शुरुआती अध्याय का अभ्यास कर रहे थे। चूंकि डीएस बड़ी और क्रिस्टिन ने भी लिन शेन के अद्वितीय दिव्य कौशल का अभ्यास किया है तो उन्हें किस बात का डर है। अब उनकी एकमात्र चिंता यह है कि उन्होंने केवल शुरुआती अध्याय ही प्राप्त किया है और उसके बाद की सामग्री का अभाव है, और वे सोच रहे हैं कि क्या लिन शेन कभी बाकी को जारी करेंगे। यदि लिन शेन अद्वितीय दिव्य कौशल के मुख्य अध्याय की एक पुस्तक प्रतिदिन बेच सके तो कोई समस्या नहीं होगी। दुर्भाग्यवश उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि डीएस बड़ी और क्रिस्टिन ने जो अद्वितीय दिव्य कौशल देखा है वह उससे बिल्कुल अलग है जो उन्होंने देखा है। इसके अलावा डीएस बड़ी और क्रिस्टिन ने वास्तव में लिन शेन द्वारा लिखे गए अद्वितीय दिव्य कौशल का अभ्यास नहीं किया है, उन्होंने बस इससे विधियां उधार ली हैं और अपने स्वयं के मार्ग पर चल पड़े हैं। हाल के दिनों में लिन शेन ने पाया है कि इनहेरिटेंस फैन की विशेषताएं लगातार बढ़ रही हैं और गति तेज हो रही है। इनहेरिटेंस टैलेंट इनहेरिटेंस फैन को और अधिक बढ़ा रहा है और कुछ ही दिनों में इनहेरिटेंस फैन की अतिरिक्त विशेषताएं 5000 अंकों को पार कर गई हैं और अभी भी बढ़ रही हैं। लगता है कि मैंने जो परिचयात्मक अध्याय लिखा था उसका प्रभाव पड़ा है, लिन शेन ने आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर कहा। वह जानता था कि परिचयात्मक अध्याय जारी होने के बाद यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका प्रभाव इतना प्रभावशाली होगा। कुछ ही दिनों में इसने इनहेरिटेंस फैन में बहुत सारी विशेषताएं जोड़ दी थीं। यद्यपि अतिरिक्त विशेषताओं को प्राप्त करने की गति धीमी हो गई थी, लेकिन वर्तमान गति को देखते हुए ये केवल समय की बात थी कि अतिरिक्त विशेषताएं 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएंगी। इसके बारे में सोचना ही भयानक था। सभी आधारभूत विशेषताओं के साथ निर्वाण स्तर का जीवन आधार 10,000 को पार कर जाना एक अविश्वसनीय रूप से भयावह बात थी, यहाँ तक कि लिन शेन की अपनी विशेषताओं से भी अधिक शक्तिशाली। अब तक केवल उसकी ताकत ही 10,000 को पार कर पाई थी और ऐसा लग रहा था कि भविष्य में इसकी तुलना इनहेरिटेंस फैन से भी नहीं की जा सकेगी। बाद के चरण के जीवन आधार अंततः अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। लिन शेन ने अपने मन में गणना की कि इनहेरिटेंस फैन तेजी से शक्तिशाली हो जाएगा और भविष्य में उसका मुख्य लड़ाकू बल भी बन सकता है। दिन ब दिन समय बीतता गया और लिन शेन ने महान शून्य व्यापार क्षेत्र के माध्यम से कई वस्तुएं खरीदी। उसने कई उग्र दुष्ट देवियों से भी युद्ध किया और उग्र दुष्ट देवी के कई अन्य अंग प्राप्त किए। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि लिन शेन ने अभी तक एक आदर्श समाधान के बारे में नहीं सोचा था जो उसे प्राचीन क्षेत्र में लौटने और स्वतंत्र रूप से दिव्य न्यायालय का दौरा करने की अनुमति देता। लिन शेन के पास अब अमर पोशाक के कई हिस्से थे, जिसमें ढाल, हेलमेट, कवच, स्कर्ट गार्ड, गॉन्टलेट और जूते शामिल थे। पिछले 2 महीनों में वह अंतराल पर उग्र दुष्ट देवी से लड़ने में सक्षम था। मृत्यु पाउडर ने अपने दिल की इच्छानुसार काम किया, हर बार अमर मुकुट के कुछ टुकड़ों को कुतर दिया और उग्र दुष्ट देवी के शरीर को निगल लिया। इस दौरान डैंग परिवार को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। उनकी शादी की तारीख बहुत पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन डैंग परिवार शेन परिवार से शादी करने के लिए किसी को भी पेश नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें बहाने बनाने और देरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अब वे लगभग उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां अब और देरी नहीं की जा सकती थी। लेडी लेई और डैंग योंगक्सन अवाक रह गए। उन्होंने मूल रूप से यू होंग्यान द्वारा तियान और शेन किंगक्सू को एक साथ लाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें पता चला कि यह जोड़ी नहीं बनी थी और यू होंग्यान लिन शेन को देखने पर जोर दे रही थी, जिससे उन्हें बहुत सिरदर्द हुआ। आंतरिक और बाहरी परेशानियों के कारण डैंग परिवार उथल पुथल की स्थिति में था और परिवार के मुखिया के रूप में डैंग योंगक्सन इतने तनाव में थे कि वह बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे। इस बीच परिवार के मुखिया के रूप में डैंग जियान ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह चाय पीकर और मछली पकड़कर आराम से अपने दिन का आनंद ले रहा था। लिन शेन ने एक बार फिर उग्रदुष्ट देवी को पराजित करने के बाद अमर सूट का एक और टुकड़ा, एक हार प्राप्त किया। जिस क्षण लिन शेन ने अमर हार पहना, वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मूल रूप से ग्रे अमर सूट एक शानदार काले और लाल रंग में बदल गया था, जो तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये काले आधार और लाल किनारों वाला एक क्रिस्टल कवच जैसा दिखता था, जिससे काली और लाल ज्वाला निकलती थी। अमर संरक्षक को सक्रिय करने के बाद उग्रदुष्ट देवी की हल्की छाया लगभग जम गई और लिन शेन के चारों ओर मंडराने लगी। साथ ही एक दानव देवता की तरह एक मजबूत काली और लाल लौ भी निकल रही थी। लिन शेन ने पाया कि अमर सूट की पाठ्य जानकारी काली और लाल हो गई थी, जैसे कि इसे किसी अजीब ऊर्जा द्वारा सक्रिय किया गया हो। क्या ये हो सकता है कि अमर सेट पूरा हो गया है? लिन शेन ने अपने दिल में चुपके से अनुमान लगाया। जब वह इस विषय पर विचार कर रहा था तो पहले से शांत और शांतिपूर्ण द्वीप पर अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे एक विशाल बवंडर बन गया, जिसने एक पल में पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। लिन शेन ने महसूस किया कि विभिन्न कानून हिल रहे हैं। ये सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि कानूनों का एक अराजक प्रवाह था। वह 2 या 3 महीने से इस द्वीप पर था और उसे ऐसी चीज का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। जब उन्होंने महान शून्य दुनिया को छोड़ने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा करना असंभव लगा। सौभाग्य से उसने सुन रखा था कि महान शून्य दुनिया में मरने से वास्तविकता में कोई मृत्यु नहीं होती, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि लिन शेन प्रतिक्रिया कर पाते, कानूनों का अराजक प्रवाह अचानक बंद हो गया, जिससे उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? क्या हो रहा है? लिन शेन ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसकी आंखें अचानक आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मूलतः यह एक पृथक द्वीप था, जिसके चारों ओर असीम महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा समुद्र में कोई जीव जंतु नहीं थे, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी नहीं। समुद्र ऐसा था मानो शुद्ध जल से बना हो। अपने लंबे प्रवास के दौरान लिन शेन ने केवल रहस्यमय रूप से प्रकट होने वाली उग्रदुष्ट देवी का ही सामना किया था और किसी अन्य जीवन रूप को नहीं देखा था। लेकिन अब समुद्र की सतह पर लिन शेन ने मछलियों को उछलते हुए देखा। मछलियां हैं, वास्तव में मछलियां हैं। लिन शेन आश्चर्यचकित था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसकी हथेली में उत्पन्न चूषण ने मछली को उसकी ओर खींच लिया। मछली ने हवा में भयंकर संघर्ष किया, बहुत अधिक बल लगाया और आसानी से लिन शेन के कब्जे से मुक्त होकर वापस समुद्र में जा गिरी। विकृत प्रजाति। लिन शेन की आंखें चमक उठीं और वह उछल पड़ा, आकाश में उड़ने का प्रयास करने लगा। हालांकि ऊपर कूदने के बाद वह बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया और वापस नीचे गिर गया। वह बहुत अधिक ऊंची छलांग भी नहीं लगा सकता था, उड़ना तो दूर की बात थी। गुरुत्वाकर्षण बदल गया है और ऐसा लगता है कि उड़ान भरना भी प्रतिबंधित है। लिन शेन को तुरंत कुछ एहसास हुआ। उसकी नज़र दूरी पर टिकी हुई थी। हालांकि वह अभी भी समुद्र से परे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने देखा कि शांत समुद्र की सतह पर लहरें बन रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जिस महान शून्य की आभासी दुनिया में मैंने प्रवेश किया था, वह सामान्य हो गई है। लिन शेन ने एक पैर से दूसरे पैर पर कदम रखा और आकाश में छलांग लगा दी। ये स्थान उसे उड़ने से तो रोक सकता है, लेकिन यह उसके अग्नि बीज की शक्ति को दबा नहीं सकता। लिन शेन का आकार ऊपर और ऊपर उठता गया। अंततः दूरी पर उसे भूमि का दृश्य और कुछ संरचनाएं दिखाई दीं। ये द्वीप अब अलग थलग नहीं रह गया था, बल्कि इसके आसपास कई पहले न देखे गए द्वीप दिखाई देने लगे थे। आखिर क्या हो रहा है? लिन शेन कुछ देर के लिए हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह आभासी दुनिया है या किसी महान ईश्वर की शक्तियों वाले व्यक्ति ने पूरे पृथक द्वीप को किसी अन्य समुद्री क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। चाहे जो भी संभावना हो, लिन शेन को यकीन था कि वह अब सामान्य रूप से महान शून्य दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम था। चूंकि दूरी बहुत अधिक थी, लिन शेन एक पैर को दूसरे पर रखकर उड़ नहीं सकता था। संभवतः उसके पैरों में बुरी तरह चोट लग जाती। उतरने के बाद लिन शेन ने पानी की सतह पर तैरने के कौशल का उपयोग किया, मुख्य भूमि की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये पुष्टि करने के लिए कि क्या वह वास्तव में सामान्य महान शून्य दुनिया में आ गया है। लेकिन क्योंकि दूरी बहुत अधिक थी और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत था, लिन शेन 3 दिन और 2 रातों तक समुद्र की सतह पर चले थे और फिर भी मुख्य भूमि की तटरेखा नहीं देख सके थे। सौभाग्य से उसकी जन्मजात क्षमता ने उसे एक सतत गति मशीन की तरह एक बारहमासी ऊर्जा आपूर्ति दी।
10 दिनों से अधिक समय तक पानी पर दौड़ने के बाद लिन शेन ने आखिरकार समुद्र तट और एक सफ़ेद शहर देखा। जैसे जैसे वह करीब आया, लिन शेन समुद्र के किनारे रेतीले तटों पर मानवीय गतिविधियां भी देख सकता था। आखिरकार मैं लोगों को देख सकता हूँ। लिन शेन बहुत खुश था। यद्यपि पृथक द्वीप पर वह प्राचीन क्षेत्र और महान शून्य के बीच व्यापार क्षेत्र तक पहुंच सकता था, जहां वह अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकता था, फिर भी लिन शेन के लिए दिव्य प्राणियों के साथ बातचीत किए बिना दिव्य न्यायालय को वास्तव में समझना बहुत कठिन था। जब लिन शेन ये सोच रहा था कि दिव्य प्राणियों के बीच घुसपैठ करके वह किस प्रकार आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकता है, तो उसने अचानक महसूस किया कि अंतरिक्ष टूट गया और प्रकाश की एक चमक तुरंत उसके सामने आ गई। लुंजी और लॉन्ग शियूजी ने कुछ समय पहले ही व्हाइट स्टोन सिटी छोड़ा था और निषिद्ध मार्शल सागर के तट पर अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई थी, ये देखने के लिए कि क्या वे समुद्र से रेंगकर बाहर आए कुछ विकृत प्रजातियों का शिकार कर सकते हैं। निषिद्ध मार्शल सागर, महान शून्य दुनिया में एक अनोखा समुद्री क्षेत्र है, जहां समुद्र के ऊपर उड़ान भरना प्रतिबंधित है और गुरुत्वाकर्षण के कड़े नियम हैं। दिव्य प्राणी समुद्र के ऊपर नहीं उड़ सकते और निम्न श्रेणी के प्राणी तो समुद्र में तैरते समय भी उछाल बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, डूबने से बचना तो दूर की बात है। इसलिए निषिद्ध मार्शल सागर अनिवार्य रूप से दिव्य प्राणियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। यहाँ तक कि किंग लुंजी और लॉन्ग शियूजी जैसे प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आए दो मध्यम श्रेणी के दिव्य प्राणियों ने भी समुद्र में विकृत प्रजातियों का शिकार करने का साहस नहीं किया, वे केवल समुद्र तट के किनारे से ही कुछ आसानी से लूट का माल उठा सकते थे। आज उनकी लूट उतनी बड़ी नहीं थी। दिन के अधिकांश समय समुद्र तट के किनारे घूमने के बाद भी उन्हें एक भी अच्छी विकृत प्रजाति नहीं मिली थी, केवल छिटपुट रूप से कुछ निम्न श्रेणी की विकृत प्रजातियां ही मिली जिनमें अधिक गुणवत्ता नहीं थी। निराश होकर लॉन्ग शियूजी ने अचानक समुद्र की ओर इशारा किया और कहा, किंग लुन, वहां क्या है? किंग लुंजी ने जल्दी से उस दिशा में देखा तो देखा कि एक राक्षस देवता जैसा दिखने वाला प्राणी, काले और लाल रंग के कवच पहने हुए, समुद्र की सतह पर चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में खुशी देखी। निषिद्ध मार्शल सागर पर उड़ान प्रतिबंध और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण को देखते हुए तथा पास के द्वीपों की अनुपस्थिति को देखते हुए इस समय समुद्र की सतह पर और क्या दिखाई दे रहा है, यदि यह विकृत प्रजाति नहीं है? विकृत प्रजाति मानव जैसी दिखती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह ऐसी प्रजाति है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खोजा था। बिना किसी हिचकिचाहट के किंग लुनजी ने मून ब्लेड नामक एक मध्यम श्रेणी की उत्परिवर्तित दिव्य कलाकृति निकाली और उसे सीधे समुद्र पर मौजूद प्राणी पर फेंक दिया। निषिद्ध मार्शल सागर केवल उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाता है, हवा में घूमने पर नहीं। इस मध्यम श्रेणी के उत्परिवर्तित दिव्य कलाकृति मून ब्लेड में हवा को भेदने की विशेषता है, जिससे ये हवा को चीरकर तेजी से और दूर तक जा सकता है। इतनी दूरी पर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित अन्य मध्यम श्रेणी के दिव्य कलाकृतियां संभवतः विकृत प्रजातियों तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगी। लेकिन चंद्र ब्लेड प्रकाश से चमक रहा था, तेजी से विकृत प्रजाति की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विकृत प्रजाति की गर्दन को काटने वाला था और उसका सिर काटने वाला था। किंग लुंजी को अपने मून ब्लेड पर पूरा भरोसा था। आखिरकार यह एक उत्परिवर्तित मध्यम श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी, जो उच्च गुणवत्ता की थी तथा जिसे सामान्यतः एक मानक मध्यम श्रेणी की विकृत प्रजाति द्वारा अपराजय माना जाता था। जैसे ही वह अपने शिकार को काटने वाला था, उसने अचानक विकृत प्रजाति की आकृति को स्थानांतरित होते और लहरों पर कदम रखकर चंद्र ब्लेड के हमले को चकमा देते हुए देखा। विकृत प्रजाति समुद्र की सतह पर ऐसे चलती थी मानो वह कोई जल देवता हो जो लहरों पर चल रहा हो। वह तेजी और सहजता के साथ आगे और पीछे जा रहा हो, मानो लहरें उसे धकेल रही हों। इससे किंग लुंजी और लॉन्ग शियूजी को और भी यकीन हो गया कि यह निश्चित रूप से एक विकृत प्रजाति थी, अन्यथा यह निषिद्ध मार्शल सागर से इतना परिचित कैसे हो सकता था। जैसे जैसे वे चंद्रमा के ब्लेड को हवा में घूमते और वार करते हुए देखते रहे, विकृत प्रजाति को कभी छुए बिना विकृत प्रजाति समुद्र तट के और करीब आती जा रही थी। लॉन्ग शियूजी ने एक दिव्य कलाकृति निकाली और दुश्मन को मारने में किंग लुंजी की सहायता करने के लिए उसे फेंकने ही वाला था। मुझे तुम दोनों से क्या दुश्मनी या शिकायत है कि तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो? जैसे ही लॉन्ग शियूजी दिव्य कलाकृति को फेंकने वाला था, उसने अचानक विकृत प्रजाति को बोलते सुना, जिसने उसे चौंका दिया। उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और जल्दी से अपना हाथ रोक लिया। अरे, यह कोई विकृत प्रजाति नहीं है, यह एक दिव्य प्राणी है, लॉन्ग शियूजी ने आश्चर्य से कहा। किंग लुनजी ने जल्दी से मून ब्लेड वापस ले लिया और फिर उस आदमी को किनारे पर आते देखा जिसे उन्होंने विकृत प्रजाति समझ लिया था, और फिर बोला, भाई माफ करें, हमने सोचा कि आप अभी विकृत प्रजाति के हैं। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। लिन शेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने सोचा कि महान शून्य दुनिया वास्तव में अराजक थी, जहाँ पहली मुलाकात में उन्हें मौत से लड़ना होगा। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लॉन्ग शियूजी ने लिन शेन को देखा और पूछा। लिन शेन ने एक कवच पहना था जो उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियों का एक पूरा सेट प्रतीत होता था।
दिव्य कलाकृतियों का एक पूरा सेट प्राप्त करना कठिन था, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे सेट को प्राप्त करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। लॉन्ग जियूजी और अन्य लोगों ने कुछ प्रसिद्ध सेटों के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने लिन शेन द्वारा पहने गए सेट के बारे में कभी नहीं सुना था। इसकी शानदार गहरे रंग की शैली और काले लाल रंग की चमक को देखते हुए ये निश्चित रूप से साधारण नहीं था। इसके अलावा ये तथ्य कि इस व्यक्ति ने निषिद्ध मार्शल सागर में उतरने का साहस किया, ये दर्शाता है कि उसकी पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। तियान, लिन शेन ने सहजता से कहा, मैं लॉन्ग शियूजी हूँ और यह किंग लुनजी है। हम मड प्लेट पूर्वज के शिष्य हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई किस वंश से है? लॉन्ग शियूजी ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था और उसे पूछना जारी रखना पड़ा। इससे पहले कि लिन शेन जवाब दे पाता, समुद्र से अचानक लहरों का एक हिंसक उथल पुथल आ गया। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। यह कोई रहस्य नहीं है कि ये सितारे लॉरेन बोएबर्ट को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैरोलिन लेविट के अनुचित पहनावे उन्हें हमेशा परेशान करेंगे। तीनों ने सिर घुमाकर देखा तो समुद्र का पानी हिल रहा था और तभी एक बड़ा काला कछुआ निकला जो लहरों पर सवार होकर काले पानी की रोशनी की किरणें फेंक रहा था। वे तीनों जल्दी से तितर बितर हो गए। लिन शेन का कोई इरादा नहीं था कि वह कोई कार्रवाई करे। जब वह समुद्र पार कर रहा था तो उसे विकृत प्रजाति का सामना करना पड़ा था और उसने अपनी दूरी बनाए रखी। उन्हें पानी में लड़ना नापसंद था और जब भी संभव होता वे इससे बचना पसंद करते थे। दूसरी ओर लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी काले कछुए को देखकर बहुत खुश हुए। यह एक उत्परिवर्ती रहस्यवादी कवच दिव्य कछुआ है। एक मध्यम ग्रेड दिव्य कलाकृति रहस्यवादी स्वर्ग कवच प्राप्त करने का एक मौका हो सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के किंग लुनजी ने चंद्र ब्लेड को बुलाया। लॉन्ग शियूजी ने एक कलम जैसी दिव्य कलाकृति निकाली और उससे फेंक दिया, जो एक स्याही की रोशनी में परिवर्तित होकर म्यूटेंट मिस्टिक आर्मर कछुए की ओर तेजी से बढ़ रही थी। लिन शेन पीछे हट गए, दूर से ही देखते रहे, उनका भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद लिन शेन ने भी अपनी पीठ पर लगी अमर ढाल को न हटाने का फैसला किया। किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी की क्षमताओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि म्यूटेंट मिस्टिक आर्मर कछुए से निपटने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि वास्तविकता लिन शेन की उम्मीदों से मेल नहीं खाती थी। किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी वास्तव में मजबूत थे। लिन शेन ने देखा कि उन पर भूत देवता की छाया दिखाई दे रही थी। जाहिर है कि वे मध्यम श्रेणी के दिव्य प्राणी थे, लेकिन म्यूटेंट मिस्टिक आर्मर कछुए के खिलाफ उनके हमले केवल सतही घाव ही पैदा कर सके जो नगण्य थे, और ये घाव जल्दी ही गायब हो गए। स्पष्टतः मिस्टिक आर्मर कछुए में आत्मचिकित्सा की प्रबल क्षमता थी, उसे मारना इतना सरल नहीं था। थोड़े समय के भीतर किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी ने 1 दर्जन से अधिक दिव्य कलाकृतियां, तलवार, भाला, ब्लेड, परशु आदि जुटा ली थीं। हालांकि उनकी विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक थी, फिर भी वे मिस्टिक आर्मर कछुए को नुकसान नहीं पहुंचा सके। एक लंबी लड़ाई के बाद किंग लुनजी अधीर हो गया और अचानक उसने नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक गियर जैसी दिव्य कलाकृति को बुलाया और उसे रहस्यमय कवच दिव्य कछुए पर फेंक दिया। नीले प्रकाश चक्र ने घूमकर रहस्यमय कवच दिव्य कछुए पर वार किया। इसकी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति ने कछुए के खोल को धूल में मिला दिया। जैसे ही किंग लुनजी विजयी महसूस कर रहा था, रहस्यमय कवच दिव्य कछुए से काली रोशनी निकली जो जुवानवु की भूत देवता छाया में परिवर्तित हो गई और उसके शरीर को ढक लिया। एक समय कुछ हद तक प्रभावी नीला प्रकाश चक्र अब व्यर्थ प्रतीत हो रहा था, चाहे वह कैसे भी घूमता हो, और लगभग रहस्यमय कवच कछुए द्वारा काट लिया गया था। किंग लुनजी और लॉन्ग शियूजी ने रहस्यमय कवच कछुए के खिलाफ एक भयंकर युद्ध में विभिन्न दिव्य कलाकृतियों और दिव्य कौशल का उपयोग किया, जो जुवानवु प्रकाश छाया के संरक्षण में अविचल रहा, यहाँ तक कि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और उनकी कई दिव्य कलाकृतियों को तोड़ दिया। रहस्यमय कवच दिव्य कछुए ने अपनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, जिससे किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा नहीं था कि उनके कौशल अपर्याप्त थे, ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि मिस्टिक आर्मर डिवाइन टर्टल की सुरक्षा बहुत दुर्जेय थी। वे सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे और केवल निष्क्रिय रूप से हिट ले सकते थे, जो बेहद असुविधाजनक था। लानत है, यह म्यूटेंट मिस्टिक आर्मर दिव्य कछुआ वास्तव में रक्षा संवर्धन की दिशा में उत्परिवर्तित हुआ है। इसका खोल इतना कठोर हो गया है कि यह अभेद्य है। चलो पीछे हटते हैं, लड़ाई जारी रखने से केवल हमारा नुकसान ही बढ़ेगा, लॉन्ग जियूजी ने कहा। यद्यपि किंग लुनजी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि स्थिति निराशाजनक थी और आगे कोई भी टकराव केवल अधिक नुकसान का कारण बनेगा। वे दोनों प्रकाश से चमकने लगे जैसे वे आकाश में छलांग लगाकर दूर भागने वाले हों। निषिद्ध मार्शल सागर के ऊपर उड़ान पर प्रतिबंध था, लेकिन जमीन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण भी कुछ हद तक कमजोर था, हालांकि नगण्य नहीं था। टकराना। जैसे ही वे उड़ान भर रहे थे, उन्होंने देखा कि जुवानवु लाइट शैडो का काला आसमान और धरती को ढक रहा है।
एक विशाल पैर जो आकाश को थामे हुए एक खंभे के बराबर था ऊपर से उतरा और दोनों को आसमान से जमीन पर पटक दिया। उफ! लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी ने अपने मुंह से खून उगल दिया। जुवानवु लाइट शैडो के जबरदस्त धमाकों के नीचे उनकी अपनी रहस्यमयी लाइट शैडोज अस्थिर रूप से डगमगा रही थीं, मानो वे किसी भी पल टूट जाएंगी। अरे ये तो बहुत बुरा है। ये सिर्फ म्यूटेंट मिस्टिक आर्मर डिवाइन टर्टल नहीं है, यह जरूर एक डिवाइन बीस्ट लेवल मिस्टिक आर्मर डिवाइन टर्टल होगा।